हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की इस वीडियो में हम लोग 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस किया था। उसका वीडियो प्लेलिस्ट में है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। 16वें क्वेश्चन से आज हम लोग यहाँ पर चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। ठीक, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखो और क्वेश्चंस के आंसर एक बार खुद से भी देने की कोशिश करो। अगर आप लोगों को कोई भी आंसर आ रहा है तो एक बार आप लोग खुद से भी आंसर देने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, सीधे क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। तो हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस हैज़ बीन सैंक्शनड बाय द नाबार्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स एंड रूरल रोड प्रोजेक्ट्स अंडर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF फॉर उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष RIDF के तहत पेयजल परियोजनाओं और ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए नाबार्ड के द्वारा कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 388 करोड़। ठीक है ना, 388 करोड़, ऑप्शन नंबर है। 388 करोड़ रुपए जो है वो नाबार्ड के द्वारा सैंक्शन किया गया है उड़ीसा के लिए। ठीक है, नाबार्ड ने उड़ीसा के लिए RIDF के तहत 388 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान करने का ऐलान किया है। ठीक है, और ये RIDF का फुल फॉर्म आप लोग याद रखना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक, और इन पैसों से उड़ीसा में क्या क्या होगा थोड़ा सा भी जान लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जानेंगे, थोड़ा मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, और तो ये जो 388 करोड़ रुपए दिए गए हैं नाबार्ड के द्वारा, इससे उड़ीसा में 4 मेगा पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट और 20 रूरल रोड प्रोजेक्ट्स, मैं लिख दे रहा हूँ, 4 तो वाटर प्रोजेक्ट होगा और 20 जो हो जाएगा वो रूरल रोड प्रोजेक्ट्स जो हैं उड़ीसा के 15 जिलों में बनाए जाएंगे, इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। ठीक है, और लोन अमाउंट कितना दिया गया, किसके द्वारा दिया गया और कौन से राज्य को दिया गया, बस इतना ही जानना यहाँ पर जरूरी है। ठीक ना, नाबार्ड के द्वारा उड़ीसा को 388 करोड़ रुपए दिया गया। किस लिए दिया गया? ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए और रूरल रोड प्रोजेक्ट्स के लिए जो है ये अमाउंट दिया गया। तो थोड़ा सा RIDF के बारे में भी जान लेते हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। तो इसका फुल फॉर्म मैंने बताया आप लोगों के सामने, ये याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन भी सकता है, तो आप लोग ऐसा ना करो कि गलत करके आ जाओ। ठीक है, 1995-96 के दौरान जो है, मैं लिख दे रहा हूँ ये, 1995-96 के दौरान भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। RIDF की क्यों स्थापना की गई थी? RIDF की स्थापना के पीछे का रीज़न क्या था, क्यों ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि RIDF की स्थापना करनी पड़ी? तो RIDF की स्थापना का मेन उद्देश्य ये था कि जो राज्य सरकार है और जो स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशंस हैं उनको रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक ना, उन सभी को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं और स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशन के अंतर्गत आते हैं, इनको फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो है RIDF की स्थापना 1995-96 में की गई थी। ठीक ना, और ये जो RIDF है इसकी देख रेख ये जो है, यानी कि ये इसका मेंटेनेंस जो होता है वो नाबार्ड के द्वारा होता है। RIDF का जो देख रेख है वो नाबार्ड के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन आज मैंने पूछा हुआ था और कई सारे लोगों ने गलत आंसर दिया हुआ था, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखना। यहीं से स्टैटिक का क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, जो चीज़ें एक्सप्लेनेशन में बताई जाती हैं ऐसे ही यहीं से स्टैटिक का क्वेश्चन बन जाता है। फिर आप लोग अलग से स्टैटिक की PDF मांगते हुए फिरते हो कि सर स्टैटिक की वीडियो करा दो, स्टैटिक की PDF करा दो। स्टैटिक की वीडियो, स्टैटिक की PDF ऐसे ही करंट के साथ में चीज़ों को रिलेट करते हुए करेंगे, यहीं से मिलेगा। अलग से सेपरेट बना पाना बहुत टफ होता है, कहाँ से खोजोगे, कितना खोजोगे, क्या ही करोगे आप। तो जो चीज़, और एग्जाम में भी वही पूछा जाता है जो करंट से रिलेटेड होता है, जो करंट अफेयर्स में जो भी हाल फिलहाल के दिनों में घटित हुआ रहता है या हाल ही फिलहाल के दिनों में चर्चा में रहता है, वहीं से भी स्टैटिक भी पूछा जाता है। तो पूरा स्टैटिक रट्टा मारने से अच्छा है कि जो कुछ भी आपको करंट वाले पोर्शन में बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुना करो, नोट डाउन भी किया करो। आप लोग कथा कहानी की तरीके से नहीं चलते रहना चाहिए। ठीक है, तो नाबार्ड की यहाँ पर बात हुई है, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में नाबार्ड का हेडक्वार्टर हो जाएगा। GR चिंताला, ठीक ना, GR चिंताला जी जो है वो नाबार्ड के चेयरपर्सन हो जाएंगे। और 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, एज पर RBI's recent directions, how much experience should anyone have at the middle or senior management level in the banking sector to be appointed as the managing director और होल टाइम डायरेक्टर इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स UCBs? RBI के हालिया निर्देशों के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों यानी कि UCBs में MD और WTO यानी कि WTD यानी कि होल टाइम डायरेक्टर के रूप में नियुक्त होने के लिए
बैंकिंग क्षेत्र में मध्यम या वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर किसी के पास में कितना अनुभव होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो एक बार मैं थोड़ा सा और आसान भाषा में क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ। इसमें पूछा गया है कि आरबीआई ने भी हाल फिलहाल में एक डायरेक्शन दिया हुआ था और उस डायरेक्शन में जो दिया गया था उसके अनुसार इसमें ये पूछा गया है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के एमडी और डब्ल्यूटीओ यानी कि होल टाइम डायरेक्टर, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर और या फिर होल टाइम डायरेक्टर बनने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास में कितना अनुभव होना चाहिए, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एटलीस्ट 8 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी। कम से कम 8 साल का अनुभव होना चाहिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर जो है होल टाइम डायरेक्टर बनने के लिए आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के अनुसार। ठीक, डब्ल्यूटीडी का मतलब क्या हो जाएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, होल टाइम डायरेक्टर। एमडी का मतलब हो जाएगा मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा क्वेश्चन है ये, आरबीआई से रिलेटेड है, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्वेश्चन को और एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं कि इस जो आरबीआई का डायरेक्शन आया हुआ है उसमें और क्या क्या चीज़ें गई हैं। पॉइंट वाइज चीज़ों को हम लोग जानेंगे, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी लेना इसको, ठीक है ना। तो आरबीआई ने क्या किया था कि अभी जुलाई में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के एमडी और होल टाइम डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए दिशा निर्देश जारी किए। और क्या क्या दिशा निर्देश जारी किए गए सुनते हैं एक एक करके। पहली चीज़ तो एज लिमिट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एज लिमिट के बारे में क्या दिशा निर्देश जारी किए गए, ठीक ना। तो एज लिमिट के बारे में जो दिशा निर्देश जारी किए गए वो 35 से 70 साल, ठीक ना। एज लिमिट जो रहने वाली है वो 35 से 70 साल तक की रहने वाली है एज लिमिट। और आरबीआई ने बैंक बोर्ड को ये अधिकार भी दे दिया है कि लोअर रिटायरमेंट एज जो है वो बैंक अपना खुद ही डिसाइड कर लें। ठीक, पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरे पे अगर हम लोग चलते हैं तो दूसरे में हम लोग बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक ना। दूसरे में हम लोग बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस में आरबीआई के जो डायरेक्शंस है उसमें ये कहा गया है कि कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर में मिडिल या सीनियर मैनेजमेंट लेवल का, ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का एमडी या डब्ल्यूटीडी बनने के लिए उसे कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर में, चाहे फिर वो मिडिल लेवल पर हो या फिर सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर हो, ठीक है। और वो एक्सपीरियंस जो है चाहे फिर वो यूसीबीज का हो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का हो, या फिर एनबीएफसीज का हो, या फिर दूसरे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों का हो, ठीक। तो ये बात हो गई किसकी, एक्सपीरियंस की हो गई, 8 ईयर्स मिनिमम, ठीक है ना, 8 ईयर्स मिनिमम। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया, यही इसका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई एक्सपीरियंस की। और कम से कम ये बात हुई है, कम से कम की ध्यान रखना, कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मतलब मैक्सिमम कम से कम 8 साल, इससे ज़्यादा का होगा तो ठीक है, इससे कम का होगा तो आप एलिजिबल ही नहीं हो, ठीक। मतलब कि मिनिमम 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी यूसीबी का एमडी या होल टाइम डायरेक्टर बनने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ आरबीआई ने ये सारी चीज़ें तो बताई ही, और आरबीआई ने एक पॉइंट और मेंशन किया हुआ है अपने डायरेक्शंस में कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी, ठीक ना, एमपी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए, ठीक ना, एमपी, एमएलए या फिर कोई भी बिजनेस पर्सन, कोई बिजनेसमैन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई मेंबर, इन सभी को डायरेक्टली रिस्ट्रिक्ट किया गया है, इन सभी को डायरेक्टली मना किया गया है कि ये सभी लोग जो हैं वो किसी भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं ना तो होल टाइम डायरेक्टर बन सकते हैं। एमपी, एमएलए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का बड़ा क्या कोई भी बिजनेसमैन वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकता है। ये बात हो गई किसकी, ये हो गई रिस्ट्रिक्शंस की कि किसको किसको मतलब रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, ठीक है। एज लिमिट हम लोगों ने जान लिया, एक्सपीरियंस हमने जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे टेन्योर की। टेन्योर यानी कि कार्यकाल, ठीक ना, कि जो भी ये मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर होंगे इनका कार्यकाल क्या होगा, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ों को जानते हैं। तो जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे या होल टाइम डायरेक्टर होंगे वो अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ज्वाइन कर रहे हैं तो पहली बार अपॉइंटमेंट उनका जब होगा, फर्स्ट टाइम जब वो अपॉइंट होंगे तो कम से कम 3 साल तक का उनका कार्यकाल रहेगा। फिर से समझो आप लोग, नोट डाउन करते हुए चलो। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का एमडी या होल टाइम डायरेक्टर बनाया जा रहा है, फर्स्ट टाइम बनाया जा रहा है, तो मिनिमम उसका टेन्योर जो हो 3 साल का होगा, ठीक ना। मिनिमम 3 साल का होगा और मैक्सिमम 5 साल का होगा, यानी कि कम से कम 3 सालों के लिए या फिर अधिकतम 5 सालों के लिए फर्स्ट टाइम जो है वो एमडी और डब्ल्यूटीडी बनाया जा सकता है, ठीक। सेम बैंक में रीअपॉइंटमेंट जो है कम से कम 3 साल के गैप के बाद हो सकेगा। दूसरा जो चीज़ बताई गई टेन्योर से संबंधित कि किसी भी सेम बैंक में रीअपॉइंटमेंट जो है वो कम से कम 3 साल के गैप के बाद ही हो सकेगी, और इस 3 साल के ड्यूरेशन में उस व्यक्ति को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस बैंक से जुड़ा नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके से वो व्यक्ति उस बैंक से जुड़ा न रहे इन 3 सालों के दौरान, तभी जाकर उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है ना। और अगला पॉइंट जो बताया गया इसमें, कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर के रूप में
कोई भी व्यक्ति किसी भी सेम बैंक में मैक्सिमम 15 साल के लिए ही रह पाएगा, मैक्सिमम 15 साल के लिए ही रह पाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग ये मत ध्यान देना कि यहाँ पर तो अभी आपने बताया कि मिनिमम 3 ईयर्स का और मैक्सिमम 5 ईयर्स का है, ठीक ना। ये मिनिमम 3 ईयर्स और जो मैक्सिमम 5 ईयर्स बताया गया ये फर्स्ट टाइम के लिए बताया गया है। मतलब कि पहली बार अगर आप अपॉइंट हो रहे हो तो या तो कम से कम 3 साल के लिए या मैक्सिमम 5 साल के लिए रह सकते हो, उसके बाद में फिर आप 3 साल का गैप ले लो, फिर अगले 5 साल के लिए आप अपॉइंट कर सकते हो। तो इस तरीके से मैक्सिमम 15 साल हो जाएगा, ठीक ना। एमडी या होल टाइम डायरेक्टर के रूप में कोई भी व्यक्ति सेम बैंक में मैक्सिमम 15 ईयर्स, मैक्सिमम अधिक से अधिक 15 साल तक के लिए रह सकता है, ठीक। और अगला पॉइंट देखते हैं क्या बोला गया है। अगले पॉइंट में ये बताया गया है कि जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इन सभी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कम 3 डायरेक्टर को लेकर एक नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी, जिसको कि हम लोग एनआरसी बोलते हैं, ठीक ना, नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी का गठन करना होगा, ठीक। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो 100 करोड़ रुपए, मैं लिख भी रहा हूँ 100 करोड़ रुपए, ठीक ना, 100 करोड़ रुपए से कम की 100 करोड़ रुपए से कम डिपॉजिट साइज वाली जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होंगी उनको इस रेगुलेशन के दायरे से बाहर रखा गया है। मतलब कि उन्हें एमडी या डब्ल्यूटीडी मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए या फिर रीअपॉइंट करने के लिए या फिर टर्मिनेट करने के लिए आरबीआई से अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। इसके बाद ही ये लोग जो है ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। और आरबीआई ने ये जो भी डायरेक्शन दिया है वो जितना भी डायरेक्शन ये है ये बीआर एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये जो भी आरबीआई का डायरेक्शन दिया गया है अभी, ये सब कुछ बीआर एक्ट 1949 के सेक्शन 10, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिखो, सेक्शन 10B, ठीक है ना, 10BB, 35A, 35B, 53A, 56, 36AA के तहत में दिया गया है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड थी, जो हमको यहाँ पर जानना था। मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर बता दी गई है और एक तरीके से ये आरबीआई गाइडलाइंस ही है। आरबीआई सर्कुलर वाले वीडियो में आना था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, इसको हम इस वीडियो में कंसिडर कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोगों ने यहाँ पर इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। तो ध्यान से सुनना, आप लोगों को सुनना था और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है। स्टैटिक भी यहीं से ही बनेगा, ठीक ना, स्टैटिक भी यहाँ से आ ही जाएगा। ये मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट, इस तरीके से चीज़ें पूछ सकते हैं कि नई गाइडलाइन के अनुसार ना। तो आप लोग स्टैटिक के लिए अलग से मत परेशान हो, जो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं इसको ध्यान से सुनो, समझो, नोट डाउन करो, ठीक है। रिवाइज करते रहो लगातार चीज़ों को, तभी जाकर आप लोगों को याद हो जाएगा, नहीं तो बिना रिवीजन के एक बार देखने से, एक बार पढ़ने से चीज़ें याद नहीं रहती, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी मिनिमम 8 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। व्हाट इज द रिवाइज्ड रिटायरमेंट एज ऑफ द चेयरमैन ऑफ द एलआईसी आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ द एलआईसी स्टाफ रेगुलेशंस 1960। एलआईसी कर्मचारी विनियम 1960 के संशोधन के बाद एलआईसी के अध्यक्ष की संशोधित सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। इसमें ये पूछा गया है कि एलआईसी स्टाफ रेगुलेशन 1960 की जो अभी अमेंडमेंट किया गया है, उस अमेंडमेंट के बाद में जो एलआईसी का चेयरमैन होगा उसकी रिटायरमेंट एज कितनी होगी, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 62 साल, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 62 साल इसका आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जुलाई में एलआईसी स्टाफ रेगुलेशंस 1960 को अमेंड किया और इसके बाद में एलआईसी चेयरमैन की जो रिटायरमेंट एज है उसको 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया। पहले 60 साल थी, अब उसको बढ़ाकर 62 साल कर दिया। दोनों चीज़ें आप लोग जानोगे, पहले क्या थी और बढ़ा के क्या किया गया। और ये किया क्यों गया, 60 साल से 62 साल किया क्यों गया, हमारे दिमाग में ये भी चीज़ें आनी चाहिए। तो ये इसलिए किया गया क्योंकि अभी एलआईसी जो है वो अपना आईपीओ ला रहा है, आईपीओ लाने की प्लानिंग चल रही है। उसकी जो भी काम होते हैं आईपीओ लॉन्च करने के लिए, वो सारी चीज़ें चल रही हैं और वो सब कुछ जो हो रहा है, आईपीओ लाने का जो काम हो रहा है वो एमआर कुमार जी के देखरेख में हो रहा है। एमआर कुमार जी कौन है, तो एमआर कुमार जी वर्तमान में एलआईसी के चेयरमैन है, ठीक है ना। एमआर कुमार जी की देखरेख में हो रहा है और एमआर कुमार जी जो है वो जून में रिटायर हो गए थे। जून में रिटायर हो गए थे तो उन्हें जून में जो है 9 महीने का सर्विस एक्सटेंशन भी दिया गया था, जो कि मार्च 2022 तक अभी इफेक्टिव है। एमआर कुमार जी को जून में 9 महीने का सर्विस एक्सटेंशन दिया गया, जो कि मार्च 2022 तक के लिए इफेक्टिव है। लेकिन अब क्या है कि इन 9 महीनों में भी नहीं लग रहा है कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो पाएंगी, इसीलिए जो है एलआईसी का जो है उसके एलआईसी स्टाफ रेगुलेशंस 1960 में अमेंडमेंट किया गया और इस अमेंडमेंट के बाद में जो एलआईसी के चेयरमैन की रिटायरमेंट की एज थी उसको 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया। तो ये इसके पीछे की राम कहानी रही कि किस लिए इसको एज को बढ़ाया गया, क्या इसलिए, क्यों ये किया गया, ठीक। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। एलआईसी की बात हुई है, हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एमआर कुमार इसके चेयरमैन ही हैं। 1956 में एलआईसी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं।
Which bank has been fined rupees 25 lakhs by the RBI for non-compliances to its cyber security framework? आरबीआई के साइबर सुरक्षा ढांचे का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना आरबीआई के द्वारा लगाया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा पंजाब एंड सिंध बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पंजाब एंड सिंध में किसका हो जाएगा, ठीक है ना। ये जुर्माना किस लिए लगाया गया ये भी इसमें बताया गया है। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का पालन नहीं करने के कारण पंजाब एंड सिंध बैंक पर आरबीआई के द्वारा 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कितना जुर्माना लगाया गया है, क्यों लगाया गया है, किसके द्वारा लगाया गया है, किस पर लगाया गया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। सारी चीज़ें आप लोग अपने दिमाग में रखना, ठीक है। तो 25 लाख का जुर्माना जो है वो अभी पंजाब एंड सिंध बैंक पर लगाया गया और इसके साथ साथ में ही नगर सहकारी बैंक पर भी आरबीआई ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। देखो ऑप्शन नंबर ई जो दिया गया है, ठीक है ना, इस पर भी जो है आरबीआई के द्वारा 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। किस लिए लगाया गया है, आरबीआई गाइडलाइंस का पालन नहीं करने के कारण नगर सहकारी बैंक पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी हमारे दिमाग में आना चाहिए कि नगर सहकारी बैंक कहाँ पर है, कौन से राज्य में स्थित है। तो ये जो नगर सहकारी बैंक है ये इटावा यूपी बेस्ड बैंक है, ठीक है ना। ये इटावा यूपी बेस्ड जो है सहकारी बैंक है, ठीक है। इटावा यूपी बेस्ड सहकारी बैंक है, ठीक। तो कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। एक बैंक पर 25 लाख का जुर्माना, दूसरे बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज द नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड? दुनिया भर में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है, इसको पूछा गया है। 1 जुलाई, ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। 1 जुलाई, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। पोस्टल वर्कर्स के काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए ये दिन हर साल जो है 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। Which organization has partnered with नीति आयोग से अटल इनोवेशन मिशन टू कंडक्ट द फर्स्ट फिनटेक कोहॉर्ट ऑफ AIM iLeap टू लिंक स्टार्टअप्स विद इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स? औद्योगिक निवेशकों के साथ स्टार्टअप्स को जोड़ने के लिए AIM iLeap के पहले फिनटेक कोहॉर्ट का संचालन करने के लिए किस संगठन ने नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ में भागीदारी की है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और सबसे पहले तो हम लोग इसका फुल फॉर्म जानते हैं AIM iLeap का, ठीक है। AIM का मतलब क्या हो जाएगा, अटल इनोवेशन मिशन। ऑप्शन नंबर इसमें क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक है ना, अटल इनोवेशन मिशन। अब अटल इनोवेशन मिशन क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, बाद में कभी किसी सेपरेट वीडियो में इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। दूसरा जो शब्द है iLeap, ठीक है ना। iLeap का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा मतलब क्या होता है, पहले ये हम लोग जान लेते हैं। तो AIM यानी कि इसका मतलब हो जाएगा अटल इनोवेशन मिशन, और iLeap का मतलब हो जाएगा इनोवेटिव लीडरशिप फॉर एंटरप्रेन्योरियल एगिबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है ना। ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो हमारी पेड PDF हैं वहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल होती हैं। तो जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए बता दिया जाए कि हम लोगों ने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी गई है। यहाँ पर जाकर आप लोग उन सारे PDFs को, पिछले सारे PDFs को जो है मंथली बेसिस पर आप लोग परचेज कर सकते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। वहाँ पर काफ़ी कुछ, सारा कुछ जो है डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखा गया है, ठीक है। तो अगर आप लोग परचेज करना चाहें तो जाकर आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ें उसके पहले हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B, ऑप्शन नंबर ई, बोथ A एंड B, यानी कि किसके साथ में भागीदारी किया हुआ है, स्टार्टअप रेशियो और वीज़ा, इन दोनों के साथ में भागीदारी की गई है, ठीक है ना। इन दोनों के साथ में भागीदारी किया गया है अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा। किस लिए, AIM iLeap के पहले फिनटेक कोहॉर्ट को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। और इस इनिशिएटिव के माध्यम से स्टार्टअप्स को जो है मार्केट, इंडस्ट्री, इन्वेस्टर्स, इन सब का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक। और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना हम लोगों को जितना जानना है इतना हम लोगों ने अपने काम भर का पढ़ लिया है। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं हम लोगों को पढ़ना है, अननेसेसरी फालतू चीज़ें पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बोथ A एंड B, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड द फाइनेंशियल लिटरेसी टेक्स्ट बुक फॉर द क्लास 6 इन द कोलैबोरेशन विद CBSE टू मेक चिल्ड्रन अवेयर ऑफ बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स? बच्चों को बुनियादी वित्तीय अवधारणाओं से अवगत कराने के लिए किस संगठन ने CBSE के सहयोग से कक्षा 6 के लिए वित्तीय साक्षरता पाठ्य पुस्तक विकसित की है? इसमें ये पूछा गया कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने CBSE के साथ में मिलकर क्लास 6 के बच्चों के लिए फिनेंशियल लिटरेसी की एक बुक जो है उसको मतलब बनाया गया है, उसको डेवलप किया गया है, ठीक है ना। वित्तीय साक्षरता के लिए कौन सी एक बुक जो है क्लास 6 वालों के लिए मतलब बनाई गई है, तो वो CBSE के साथ में कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर E, ठीक है। NPCI इसका आंसर हो जाएगा। NPCI ने CBSE के साथ में मिलकर क्लास 6 के लिए फिनेंशियल लिटरेसी की एक बुक डेवलप की हुई है। और अभी NPCI जो है CBSE के साथ में मिलकर क्लास 7th और 8th के लिए ही ऐसी बुक पर काम कर रही है, जिससे कि इन सभी लोगों के लिए भी जो है
क्लास 6 और क्लास 6 के लिए तो ऑलरेडी बन गई है, इसको लॉन्च कर दिया गया है। क्लास 7th और 8th के बच्चों के लिए फिनेंशियल लिटरेसी की एक बुक जो है वो NPCI और CBSE मतलब लॉन्च करने के लिए इस पर काम कर रहा है। और NPCI की यहाँ पर बात हुई है तो NPCI का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। दिलीप एसबे, ठीक है ना, दिलीप एसबे जो है वो NPCI के कौन हो जाएंगे, NPCI के MD और CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। एन इंस्टेंट स्मॉल लोन सर्विस नेम्ड पोस्टपेड मिनी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच फिनटेक कंपनी, किस फिनटेक कंपनी के द्वारा पोस्टपेड मिनी नामक एक त्वरित लघु ऋण सेवा शुरू की गई है। और इसका जो आंसर होगा पेटीएम, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पेटीएम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेटीएम और आदित्य बिरला फाइनेंस ने मिलकर, किसने किसने, ये भी सुन लेना फिर से ध्यान से सुनना, पेटीएम और आदित्य बिरला फाइनेंस इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों ने पार्टनरशिप में पोस्टपेड मिनी नाम से एक इंस्टेंट लोन सर्विस लॉन्च किया हुआ है। ये नाम भी आप लोग को याद रखना, ठीक है, पोस्टपेड मिनी, ठीक है, इस नाम से जो है एक इंस्टेंट लोन सर्विस लॉन्च किया गया है। और इसमें जो है बाय नाउ पे लेटर की भी सुविधा दी गई है। ठीक, अब इस सर्विस के बारे में बहुत ज़्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना, बस ये किसके किसके द्वारा लॉन्च किया गया, क्या इसका नाम है, बस इतना हम लोगों को जानना है। तो पेटीएम और आदित्य बिरला फाइनेंस ने मिलकर पोस्टपेड मिनी नाम से एक इंस्टेंट लोन सर्विस लॉन्च किया हुआ है। और पेटीएम की अगर हम लोग बात करें तो पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है ना, नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। विजय शेखर शर्मा जो है वो पेटीएम के चेयरपर्सन हो जाएंगे। और अगर हम लोग बात करें आदित्य बिरला की, क्योंकि आदित्य बिरला के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया, तो आदित्य बिरला का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। और राकेश सिंह जो है वो आदित्य बिरला फाइनेंस के MD और CEO हो जाएंगे। ठीक, राकेश सिंह। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन पेनलाइज्ड फॉर ₹26 करोड़ फ्रॉम सेबी फॉर इन्वॉल्वमेंट इन फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर ऑफ म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स फ्रॉम क्लाइंट्स। ग्राहकों से म्यूचुअल फंड इकाइयों के धोखाधड़ी हस्तांतरण में शामिल होने के लिए सेबी ने किस संगठन को 26 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है ना, ये अमाउंट याद रखना, किसने लगाया है, सेबी ने लगाया है, किस पर लगाया है, बस यही हमको जानना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IL&FS सिक्योरिटीज़, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। IL&FS सिक्योरिटीज़ पर सेबी ने 26 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, किस लिए, इसमें क्वेश्चन में ही दिया गया है, फ्रॉडलेंट ट्रांसफर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट फ्रॉम क्लाइंट्स। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेम द डिजिटल नियो बैंक विच हैज पार्टनर विद मास्टर कार्ड टू अलाउ इंडियन स्टूडेंट्स टू ओपन बैंक अकाउंट इन USA विदाउट एनी कॉस्ट। उस डिजिटल नियो बैंक का नाम बताइए जिसने भारतीय छात्रों को बिना किसी लागत के संयुक्त राज्य अमेरिका में बैंक खाते खोलने की अनुमति देने के लिए मास्टर कार्ड के साथ में भागीदारी की है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा एलेड्रा फाइनेंशियल INC, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, एलेड्रा फाइनेंशियल INC, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो एलेड्रा फाइनेंशियल INC है ये एक डिजिटल नियो बैंक है और इसने अभी मास्टर कार्ड के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है इंडियन स्टूडेंट्स को, भारतीय छात्रों को US में बैंक अकाउंट खोलने के लिए। और अगर हम लोग एलेड्रा फाइनेंशियल INC की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, कैलिफोर्निया USA। ठीक है, कैलिफोर्निया USA में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ये ग्लोबल हेडक्वार्टर है। और अगर हम लोग हेडक्वार्टर इंडिया में इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इंडिया में इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु कर्नाटका में हो जाएगा। कहाँ पर, बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टू शो ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर्स विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव नेम्ड सलाम दिल से। डॉक्टरों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए किस बैंक ने सलाम दिल से नामक एक पहल शुरू की है, ये इसमें पूछा गया है। HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, HDFC बैंक ने डॉक्टरों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ है और सलाम दिल से .com नाम से एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। और इस वेब पोर्टल के माध्यम से जो भी पब्लिक है, जो भी आम जनता है, वो डॉक्टर्स को थैंक यू बोल सकती है और डॉक्टर्स को थैंक यू बोल सकती है, उनका आभार व्यक्त कर सकती है। कोविड-19 के दौरान मतलब डॉक्टरों ने जो हेल्प की है, जो लोगों की मदद की है इसके लिए, और जो भी ये सारी चीज़ें होंगी इसको सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ईमेल आदि के द्वारा शेयर भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक हो जाएगा। ठीक है, हेडक्वार्टर, टैगलाइन, MD और HDFC बैंक आप लोग फटाफट कमेंट कर बताओगे। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद गूगल पे टू ऑफर डिजिटल लैंडिंग टू स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। किस कंपनी ने छोटे और मध्यम उद्यमों को डिजिटल ऋण देने के लिए गूगल पे के साथ में साझेदारी की है, जुलाई की बात हो रही है। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा फ्लेक्सी लोन्स, ऑप्शन नंबर सी। बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। फ्लेक्सी लोन और गूगल पे ने जो है साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। और क्यों पार्टनरशिप किया गया है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को डिजिटल लेंडिंग ऑफर करने के लिए ये पार्टनरशिप की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नहीं रहेगा, वो अगला और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है।
Which bank has partnered with Creditas Solutions to provide a customized digital self-servicing credit portal to its customers? किस बैंक ने अपने ग्राहकों को एक अनुकूलित डिजिटल सेल्फ सर्विसिंग क्रेडिट पोर्टल प्रदान करने के लिए क्रेडिटास सॉल्यूशंस के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया। और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर ए। HDFC बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और HDFC बैंक जो है वो अपने कस्टमर्स को कस्टमाइज्ड डिजिटल डेप्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन और सेल्फ सर्विस क्रेडिट पोर्टल प्रोवाइड करने के लिए जो है इसने HDFC बैंक ने क्रेडिटास सॉल्यूशंस के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। और क्रेडिटास सॉल्यूशंस की अगर हम लोग बात करें तो गुड़गांव बेस्ड कंपनी है ये, ठीक ना, गुरुग्राम बेस्ड कंपनी है ये, गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड कंपनी है। HDFC बैंक की बात हुई तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों से हेडक्वार्टर वगैरह पूछा था और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताता हूँ। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड इसकी टैगलाइन हो जाएगी। और शशिधर जगदीशन जो है वो इसके MD और CEO हो जाएंगे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर है HDFC बैंक इसका आंसर हो जाएगा। HDFC बैंक के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी गई हैं और ये बाकी ऑप्शन में और जो भी बैंकें हैं इनके बारे में ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। हेडक्वार्टर, टैगलाइन, MD और CEO, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने 4 से लेकर 7 जुलाई तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट कर लिया है। अपने आने वाले वीडियो में हम लोगों ने 8 जुलाई से लेकर आगे की वीडियोस कंप्लीट करेंगे और अगस्त का भी जो पेंडिंग रह रहा है, अगस्त की वीडियोस भी अपने आने वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।